और इस वक्त इस पूरे, क्योंकि ये जो घटना जापान में कैसे घटी, इसके पीछे मकसद क्या है, हम तीन चीजों की तीन सवाल यहां पर उठा रहे हैं। क्या ये एक इंटरनेशनल साजिश है, या फिर एक ये राजनीतिक साजिश है, चुनाव होने वाले हैं, ये पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है, या फिर जो हमलावर वहां पर पहुंचा था उसका कोई पर्सनल रिवेंज थी शिंजो आबे से। इनको समझने की कोशिश कर रहे हैं और इस हमले का दुनिया पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, भारत पे क्या इंपैक्ट है, यह भी समझने की कोशिश करेंगे। तीन खास मेहमान इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा जी हमारे साथ मौजूद हैं, टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं। दूसरे रक्षा विशेषज्ञ आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, विंग कमांडर रिटायर्ड आलोक साहे जी हमारे साथ मौजूद हैं, और अचल मल्होत्रा साहब भी जुड़ गए हैं, पूर्व राजनयिक हैं। मैं सबसे पहले के सिन्हा जी आपसे शुरुआत कर रही हूं। जो दर्शक अभी अभी न्यूज 24 के साथ जुड़े हैं, हम कई सवालों के साथ चर्चा लगातार कर रहे हैं। इस हमले को, शिंजो आबे पर जो जानलेवा हमला हुआ है, इसको पहली नजर से आप कैसे देख रहे हैं? देखिए पनिश, जब आप इसकी रिव्यू ऑफ सिचुएशन करते हैं तो स्थितियों को देखिए। 11 बजे का दिन है, 11 बजा था जब ये 11:30 बजे का समय है, और पीछे से एक शॉटगन है जिसको छिपाया गया एक कैमरे की तहत, क्योंकि वो पोज कर रहा है कि वो एक रिपोर्टर है और वो रिपोर्ट को कवर कर रहा है, क्योंकि वो कैंपेनिंग कर रहे थे लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट के लिए, जो कि अपर हाउस का इलेक्शन है संडे को, उसके लिए कर रहे हैं। नारा शहर है जो वेस्टर्न है, जो कि काफी शांत जगह माना जाता है, वहां पर ये हमलावर होता है। तो जिस तरह से कसीदा साहब कह रहे हैं कि इसके बैकग्राउंड को खंगाला जाएगा, देखिए जापान की अपनी एक कल्चर है जिसके अंदर में हराकरी का कल्चर है। वहां पर वो गन कल्चर नहीं है, वह हराकरी का कल्चर ये होता है कि आप किसी चीज से यदि दुखी हैं या आप नहीं मानते हैं तो खुद को आप हार्म करते हैं, खुद को अपने पेटों के अंदर में चाकू से गोदते हैं। ये हराकरी का ये कल्चर रहा है। मगर ये जो शिफ्ट ऑफ कल्चर है, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कहा जाता है कि सबसे बड़ा है, क्योंकि वो बहुत कद्दावर नेता थे। 2006 से यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, और सबसे लंबे समय तक 2020 में जब उनकी फिजिकल कंडीशन या मेंटल कंडीशन ठीक नहीं, तो खुद उन्होंने रिजाइन करके साइड, मगर वो बहुत एक्टिव थे और बहुत कद्दावर थे। बहुत जो इकोनॉमिकल शिफ्ट्स हैं जो जापान के, जिसके कारण वो तीसरे नंबर पे भी इकोनॉमी स्ट्रेंथ पे बना हुआ है वर्ल्ड के ऊपर में, तो इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और वेस्ट के साथ खास करके, अमेरिका के साथ और भारत के साथ खास करके शिंजो आबे की बहुत बड़ी। तो देखिए ये क्या ये पर्सनल कोई ऐसा है, क्योंकि वहां भी ऐसा एक तबका तो है ही है जो ये मानता है कि ये जो चीजें हो रही हैं, चाहे वेस्ट की तरफ लीनिंग हो रहा है, वो सही नहीं है। क्या ये पर्सनल ये है, ये कहना बहुत जल्दी होगा, क्योंकि जापान ऐसा देश में बहुत बहुत बारीकी से इन चीजों को देखेंगे। सुरक्षा में कमी की बात करेंगे, उसके ऊपर तहकीकात कर रहे हैं, उसके बैकग्राउंड को खंगाला जा रहा है। मगर जो मैं देखता हूं कि ये बंदा एब्सोल्युटली डिटरमिन्ड था, क्योंकि वो पोज किया है, वो शॉटगन जो बनाया है अपने कैमरे के अंदर में शॉटगन बनाकर तैयार किया हुआ है। ऐसा कल्चर आपको जापान के अंदर नहीं मिलता है, और वो पोज कर रहा है कि हम एक हैं। तो ये कल्चर क्या वेस्ट से लेकर आया है और वो उनको कर रहा है? क्या ये पॉलिटिकल रिवेंज तो मेरे ख्याल से नहीं हो सकता, राइवलरी नहीं हो सकता। ये कोई पर्सनल एजेंडा है, या तो पर्सनल वहां पर हैं, कुछ लोग मानते हैं, और मैंने जैसे बताया जब मानते थे तो वो लोग वो हराकरी करते लेते थे सब सड़े सड़क के बीच में। मगर वो किसी अपने सोच के विपरीत यदि कोई काम है तो उसके बैकग्राउंड को चेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सेल्फ डिफेंस में कोई कह रहा था कि नेवी से भी ताल्लुकात रखता है ये जो शख्स है। तो इन चीजों को बहुत बारीकी से जापान जरूर देखेगा, और पूरे विश्व में देखनी चाहिए, क्योंकि देखिए जिस तरह से गन कल्चर का बढ़ावा मिल रहा है, दहशतगर्द कैसे फैल रहा है, ये दहशतगर्द का ही हिस्सा ही है, क्योंकि ये शिफ्ट इन कल्चर एंड उनके ओन ट्रेडिशंस के ऊपर में है। तो इंडो पैसिफिक के अंदर में भी चीजें बदल रही हैं। तो मैं जो आकलन करता हूं, मैं इतनी जल्दी से कोई आकलन करके किसी चीज में पहुंचूं इन सब चीजों के ऊपर में देखने की जरूरत है। एक बहुत बड़ा शिफ्ट जो जापान के अंदर में हो रहा है वो भी समझने की जरूरत है। देखिए जापान पहली बार खुल करके, देखिए अभी 4 देश गए थे जब नाटो के अंदर में जो 48 मीटिंग हुई थी, उसमें जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में पहली बार जाए,
और ऐसा माना जा रहा था कि वहां के नाटो के जो एक्सपेंशन की बातें चल रही थी, तो क्या इनका वहां भी कुछ लेना देना है? तो इन चीजों को मैं ऐसा नहीं कि कोई इथोपियन कीजिए, उन परिस्थितियों को इंगित करना चाह रहा हूं कि सब पॉसिबिलिटी लेकर चलिए, क्योंकि यदि ये चेंजेस हैं तो ये बहुत बड़ी और बहुत ये सर आप भयंकर सही कह रहे हैं। हम सुबह से जो ये हमला हुआ है शिंजो आबे पर, जितनी भी संभावनाएं बन रही हैं, पॉसिबिलिटीज हैं, उन्हीं पर हम चर्चा कर रहे हैं। खैर ये जांच का विषय है कि जापान की सरकार इसमें क्या करती है, वहां की एजेंसियां क्या करती हैं और क्या कुछ सामने निकल कर आता है, ये हमें देखना होगा। सीएम कपूर साहब भी मेरे साथ जुड़ गए हैं जापान से, और मेरे सहयोगी डेप्यूटी एडिटर संजीव त्रिवेदी लगातार हमें पल पल की अपडेट दे रहे हैं इसी बड़े हमले से जुड़ी हुई। सीएम कपूर साहब, क्योंकि आप जापान से सीधे मेरे साथ हैं, आपके पास अभी लेटेस्ट अपडेट क्या है इस घटना से जुड़ा हुआ? वहां की सरकार क्या कर रही है, कैसी उनकी हालत है सर, हम आपसे जानना चाहेंगे। नमस्कार। आज 11:30 बजे जापान टाइम के 11:30 बजे इंसिडेंट हुआ था। इंडिया में उस वक्त इंडिया का टाइम नहीं, जापान के टाइम में 11:30 बजे इंसिडेंट हुआ था। वो कहते हैं कि सेल्फ डिफेंस का एक्स सोल्जर था और उसने वहां पर बोला कि मुझे आबे के अगेंस्ट में ग्रज, मुझे इनसे कुछ शिकायत थी तो मैंने मारा। ही इज एग्रीड व्हेन ही वाज अरेस्टेड। जब उसको पकड़ा गया तो उसने बोला कि हमने इसको मारा है और मेरी ग्रज थी और मैंने मारा है। इसके बाद अभी तो देश में अभी कोई डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं कि आबे जी की तबीयत कैसी है, पर ये बोला जा रहा है कि उनके फेफड़े, उनका हृदय काम नहीं कर रहा है, क्योंकि ये भी बताया गया है कि उनके जो 2 शॉट लगे, एक तो पीछे से मारा, एक तो नेक पे लगा और एक कान पे लगा। पहले बताया गया था सवेरे कि उनके छाती पे लगा, वो नहीं, अभी जो स्टेटमेंट नहीं आई है, एक पीछे से गर्दन पे लगी है और दूसरे उनके कान पे लगी। जब वो एम्बुलेंस पे लेके जा रहे थे उस सेंस पे बोल रहे थे, पर थोड़ी देर के बाद उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ। उसके बाद वो बोल नहीं पा रहे हैं। ये बताया जा रहा है, कोई डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं क्या पोजीशन है। सारी गवर्नमेंट, सारे अथॉरिटीज नारा में पहुंच चुकी हैं। खूबी ये है कि 1 मिनट के बाद एम्बुलेंस आ गई थी। 10 मिनट के बाद उनको डॉक्टर फेरी से उनको हॉस्पिटल लेके चला गया, तो इलाज हो रहा है। पर अभी कोई भी गवर्नमेंट कोई डिक्लेयर नहीं कर रही है क्या पोजीशन है, पर हम लोग सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि वो ठीक हो जाए। ऐसी जापान की कल्चर नहीं है। जापान में 2007 में नागासाकी के हिरोशिमा के जो मेयर थे उनकी एक डेथ हुई थी, उसके बाद कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। या जब वर्ल्ड वार 2 में जो प्राइम मिनिस्टर थे उनको मारा गया था, आर्मी ने मारा, उसके बाद ऐसा केस कभी जापान में नहीं हुआ। जापान की कल्चर नहीं है। इस वक्त जापान के लोग जो हैं बहुत शॉक में है। इसका मेरी तरफ से यही कहना चाहूँगा। सीएम कपूर जी, ये जो जापान का दक्षिण शहर नारा है, इसकी क्या स्थिति है वहां पर? चौक पर मैं तस्वीरों में देख पा रही थी कि शिंजो आबे चौक पर खड़े हुए थे और आसपास उनके काफी गैदरिंग थी। क्या कोई वहां पर लेयर नहीं होती है सिक्योरिटी की? इधर उधर लोग खड़े हुए थे, हमलावर कैसे वहां पर पहुंच गया? जापान बड़ी सेफ कंट्री है, और दूसरा जापान में बड़े स्ट्रिंजेंट लॉज हैं। सेफ गन लॉज के होने के बाद ये कभी हुआ नहीं है। और हम भी हैरान होते हैं जब हम देखते हैं, जब ये गैदरिंग होती है, जब स्पीच होती है पॉलिटिशियंस की, फ्री है, कोई ज्यादा पुलिस नहीं होती है, कुछ फॉर ओनली टू शो कि हाँ कोई पुलिस है। अदरवाइज कोई ऐसी जहाँ अमेरिका या इंडिया में जो सेफ्टी का अरेंजमेंट वो नहीं होते हैं, क्योंकि ये बड़ी सेफ कंट्री मानी जाती है। लोग कहते हैं कि हमारा देश जो है, जापानी कहते हैं कि हमारा देश जो है बड़ा सेफ कंट्री है, यहाँ ऐसी चीज नहीं हो सकती। इस वास्ते जो आप देखते हैं, ये जो जब स्पीच दे रहे थे, वैसे तो बस के ऊपर स्टेज पर देते हैं, पर इस वक्त नीचे खड़े थे, उनके आसपास कोई हजारों लोगों, क्योंकि एक्स प्राइम मिनिस्टर थे, वो नारा स्टेशन के सामने थे। सेफ्टी का जो मामला है, जैसे और कंट्रीज में होता है वैसा नहीं होता कि ये मानते हैं कि बड़ी सेफ कंट्री। ये हो गया और सारा जापानीज लोग दुखी हैं, गवर्नमेंट दुखी है, सब लोग परेशान हैं।
ये बात सच है क्योंकि खुद जापान के पीएम ने बताया है कि उनकी हालत नाजुक है, क्रिटिकल बनी हुई है। डॉक्टर की एक बड़ी टीम उनका ट्रीटमेंट कर रही है, उनको बचाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। आलोक जी, मैं आपके पास आऊंगी। संजीव त्रिवेदी, आपके पास कोई लेटेस्ट अपडेट है इस घटना से जुड़ी हुई, इस हमले से जुड़ी हुई? देखिए, एक वीडियो सामने आया है। जिस वीडियो में जो अटैकर है वो ठीक पीछे करीब 15 फीट की दूरी पर खड़ा है और एक कैमरामैन की हैसियत से वो कमर पर हाथ रखे खड़ा है और आपको देखकर कतई नहीं लगेगा कि वो अटैक करने वाला है या उसके मन में क्या इरादे इस वक्त चल रहे हैं। ये कुछ मिनटों के पहले का वीडियो है और उसके बाद उसने अटैक किया है। कैमरामैन की हैसियत से जिस तरह से हम लोग जाते हैं कवरेजेस के लिए, तो थोड़ी आजादी हमें होती है नेताओं के आसपास जाने की और शूट करने की, लेकिन ये एक्चुअल शूटिंग करेगा इस बात की गुंजाइश उसने कैसे निकाली? तो कुछ वो ऐसे कि उसने अपने गन को कैमरे की शक्ल दे दी। ये एक हॉलीवुड मूवी की तरह था जो कि 2000 के आसपास आई थी ये मूवी, जिसमें ये दिखाया गया था, ट्रू लाइज उसका नाम था, कि कैसे कैमरे को गन की तरह प्रयोग किया जाता है और उसके बाद शूट किया जाता है इंटेंडेड टारगेट को। यानी कि ये जो व्यक्ति है इसका एक्सपोजर है वेस्ट से और वो जानता है, जानकारी है उसे किस तरह से कैमोफ्लेज करके पहुंचा जा सकता है और बहुत सिक्योरिटी पैरामीटर जो होती है सबसे करीब वहां पहुंच करके और कैमरामैन की हैसियत से वहां घूम करके न्यूज कैमरामैन को ये इजाजत होती है कि वो बहुत करीब पहुंच जाते हैं नेताओं की। उसने उस बात का फायदा उठाया और उसने गोली चलाई है। तो ये अपने आप में एक सोची समझी रणनीति के तहत कही जा सकती है कि बाद ये घटना अंजाम दी गई है, पहली बात। और दूसरी बात, जो प्रधानमंत्री किशिदा का अब से कुछ देर पहले संबोधन आया है उसमें स्वास्थ्य के बारे में जिस तरह से वो अपने शब्दों को तोड़ करके बोल रहे थे और कहीं भी कुछ ऐसी बात उनकी तरफ से नहीं कही गई है जिसमें कि कोई आशा बंधती हो, तो ये ऐसा लगने लगा है कि बहुत अच्छे संकेत जहाँ तक शिंजो एबे के स्वास्थ्य की बात है वो नहीं आ रहे हैं और जो आशंकाएं हैं अब वो और भी ज्यादा मजबूत होती चली जा रही है। आप सही कह रहे हैं संजीव। और आलोक साहे जी, मैं 3 सवालों के साथ इसको समझने की कोशिश कर रही हूँ। एक, क्या ये एक इंटरनेशनल साजिश हो सकती है इसीलिए क्योंकि जापान, चाहे अमेरिका की बात करें, भारत की बात करें, उसके साथ बढ़ती नज़दीकियाँ, इधर चाइना भी चाहता है कि वो हमारी बात माने, लेकिन ऐसा स्थिति नहीं है वहाँ पर, आप देख रहे हैं। और फिर जो चाइना का अखबार है जिसको माउथ पीस कहा जाता है वो एकदम से एक्टिव हो जाता है, तुरंत स्टेटमेंट ये देता है कि ये तो वहाँ की पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है, पहला। दूसरा ये कि क्या ये एक पर्सनल रिवेंज हो सकती है, जिस तरीके से हमलावर बैठ गया और उसने कहा कि उसको प्रॉब्लम थी शिंजो आबे से, इसलिए उसने अटैक किया। तीसरा ये कि क्या जापान के भीतर ही कोई ये पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी वाकई हो सकती है, क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी तो हर कोई जानता है, कमिंग इलेक्शन भी था। हालांकि उनका दोबारा ये भी कहा जा रहा है कि पीएम बनने का इरादा नहीं था, इलेक्शन लड़ने का कोई इरादा नहीं था। तो आप कौन सी वजह को ज्यादा प्रबल मानकर चल रहे हैं अभी? देखिए, विश्व राजनीति में जो राजनीतिक ध्रुवीकरण के केंद्र बिंदु बदल रहे हैं उसमें भारत और जापान के रक्षा हित बहुत मिलते जुलते होते जा रहे हैं। और आप देखिए 2018 में जब शिंजो आबे भारत आए थे तो रक्षा क्षेत्र में भी और आर्थिक क्षेत्र में भी बहुत सारे समझौते हुए थे और भारत और जापान के साथ बहुत सारा सहयोग आगे बढ़ा है रक्षा क्षेत्र में भी। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये विश्व राजनीति में जो ध्रुवीकरण हो रहा है, चीन जिस तरह से भारत का दुश्मन है, चीन से जापान के भी हित टकराते हैं और उधर उत्तर कोरिया और जापान के हित टकरा रहे हैं। तो जापान धीरे धीरे विभिन्न कारणों से, इस राजनीतिक कारणों से भारत के बहुत ही करीब आ रहा था और भारत में जो रक्षा टेक्नोलॉजी हमने बढ़ाई है उसमें जापान का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है। रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी हमने अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल तैयार किया, उनके सहायता से तैयार हो रहा है भारत में। इवन यूएवी में भी बहुत सारे टेक्नोलॉजी हमने उनके इस्तेमाल किए हैं। तो ये रक्षा हित के तरफ जो एक कोऑपरेशन हो रहा था उसके कारण भारत को बहुत बल मिला है आने इस पिछले कुछ दिनों में, कुछ वर्षों में। तो हो सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय देश जिनके हित जापान और भारत से टकराते हैं उनका इसके पीछे हाथ हो। ये अब जांच का विषय है और जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से, जिस मेटिकुलस तरीके से यह प्लानिंग की गई है इस हत्या की,
मुझे नहीं लगता कि ये कोई साधारण पर्सनल एनिमिटी के कारण है, इसके पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है। जी हाँ, आप कह रहे हैं कि इसके पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है। अचल मल्होत्रा जी, आप कैसे देख रहे हैं इस बड़े हमले को और इसके पीछे की आपको वजह क्या नजर आती है? एक सवाल मेरा यह है कि इतने बड़े लीडर पर इतनी टाइट सिक्योरिटी के बाद नजदीक से एक के बाद एक 2 फायर किए जाते हैं, उनकी हालत नाजुक है, तो जो दुनिया के बड़े लीडर्स हैं उनको इस घटना को किस नजर से देखना चाहिए? देखिए विपनेश, सबसे पहले तो मुझे ये लगता है कि जो आपने टाइट सिक्योरिटी की बात करी, मुझे नहीं लगता कि सिक्योरिटी वहां टाइट थी। अभी तक जितने मैंने वीडियो क्लिप्स देखे हैं, एक ओपन पब्लिक गैदरिंग थी जिसमें लोग आ रहे थे, जा रहे थे, और मुझे तो लगता है कि सिक्योरिटी वाले जो इनकी तरफ पीठ करके खड़े होने चाहिए, वो उनकी तरफ फेस करके खड़े हुए थे। यानी ये हत्या, जिसने अटैक किया है वो सिक्योरिटी वालों के पीछे खड़ा हुआ था, जबकि सिक्योरिटी फेस टू फेस होनी चाहिए। बहरहाल मैं सिक्योरिटी एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन क्योंकि जापान का कल्चर ऐसा है, जापान के माहौल है, जिसे आपके एक पैनलिस्ट ने बताया जापान से, कि वहां इस चीज की उम्मीद नहीं की जाती कि इस तरह की कोई हत्या या इस तरह का कोई पॉलिटिकल असैसिनेशन जापान में हो सकता है। तो ये तो है सिक्योरिटी एंगल। इस समय हम किस चीज पे फोकस कर रहे हैं? क्या ये सनक है या फिर साजिश है? ये किसी एक इंडिविजुअल जो वेस्टर्न अमेरिकन गर्ल कल्चर से इन्फ्लुएंस होकर उसने अपनी पर्सनल सनक को अंजाम दिया है, या फिर वो किसी एक साजिश का हिस्सा है? अब सवाल ये है कि इसमें यह भी गौरतलब है कि जो जिन पे अटैक हुआ है, शिंजो आबे, वो इस समय करंट प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो एक रिटायर्ड और एक पूर्व प्रधानमंत्री है, और आज की जो उनकी पॉलिसीज एलडीपी में हो सकता है उनका इन्फ्लुएंस हो। तो ऐसे में इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी एक पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ क्यों होगी, ये एक मैं सवाल उठाना चाहता हूं। साथ ही साथ मैंने भी उठाया था सर, स्टार्टिंग में यही सेम सवाल मैंने भी उठाया था। मैंने सुना नहीं था आपको, लेकिन अगर सुना होता तो मैं आप ही को एस्क्राइब करता। अगर मैंने सुना होता मैं आई वुड हैव एट्रीब्यूटेड इट टू यू। तो हम देखिए, हम दोनों एक ही, हमारी वेवलेंथ मतलब सोचने की जो है वो एक ही वो है। एक चीज मैं और इसमें ऐड करना चाहता हूं जो गौरतलब है, जिसके लिए एलडीपी एज ए होल, एलडीपी की शुरू से जो पॉलिसीज रही हैं, वो जापान का जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 9 है, जो जापान की इस बात को तय करता है कि जापान की अपनी आर्म फोर्सेस नहीं होंगी, या जापान किसी वॉर का हिस्सा नहीं होगा, या जापान वॉर को एक मीडियम या मीन्स और यूज ऑफ फोर्स करके अपने डिस्प्यूट्स को सेटल नहीं करेगा। उसको लेके काफी डिबेट है जापान में, और लिबरल एलडीपी जो है उसका रुझान जो है इस तरफ है कि जापान की डिफेंस फोर्सेस, डिफेंस पॉलिसीज को बदलाव लाने की कोशिश है, चाहे वो आर्टिकल को अमेंड करके लाएं या फिर किसी दूसरे तरीके से लाएं। और उनकी अभी पीछे जो उन्होंने 2014 में, जब ये 2012 में आए थे पावर में शिंजो आबे, तो उन्होंने एक इंपॉर्टेंट, इनकी लीडरशिप पे एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया था, जिसमें इनकी जो सेल्फ डिफेंस फोर्सेस हैं उनको इजाजत दी थी कि अगर अलाइज को जरूरत पड़े तो ये जाके वहां पे उनके बिहाफ पे लड़ाई कर सकते हैं। तो और ये जो जिसने असैसिनेशन किया है, जिसे पकड़ा है, उसका भी कोई आर्म फोर्सेस के साथ, ये डिफेंस फोर्सेस या सेल्फ डिफेंस फोर्सेस के साथ लिंक बताया जाता है। तो क्या ये इनकी जो एग्रेशन आ रहा है डिफेंस को लेकर, जापान की जो पॉलिसीज में बदलाव लाने की बात है, जिसमें वहां की पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में भी डिस्प्यूट है, डिफरेंट व्यूज है, कम्युनिस्ट सोशलिस्ट दूसरे तरीके से सोचते हैं, तो क्या इन चीजों को लेकर कोई रंजिश है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के खिलाफ? और चूंकि ये शिंजो आबे पे अटैक करना सबसे आसान लगा उसे एज ए सिंबल ऑफ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, और क्योंकि वो बहुत ही सॉफ्ट टारगेट थे, कोई सिक्योरिटी नहीं थी, लोगों का ध्यान नहीं था इस तरफ, तो उसको सॉफ्ट टारगेट सर, 1 मिनट में रोक रही हूं, एक बड़ी खबर का मुझे रुक करना होगा और उसके लिए मुझे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।